हेलो गाइस। एक्चुअली आज हमने जो सुबह पढ़ा था, सुबह हमने चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। और चार्ज के रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल डेटा था हमने वो पढ़ा था। अब हम आते हैं करंट के बारे में पढ़ा था हमने। करंट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ली थी कि करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, सुबह वाली वीडियो में हमने देखा था। अब हम आते हैं, अब करंट आ गया है, करंट के बारे में हमने समझ लिया है करंट होता क्या है। तो देन आते हैं अब करंट फ्लो कैसे होता है। जैसे हमने पढ़ा कि करंट क्या है, करंट एक Q अपॉन टी, यानी चार्ज फ्लो एक पर यूनिट टाइम पे। करंट क्या है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम पे। उसी तौर पे अगर मैं देखूं कि अब मैं वोल्टेज पे आता हूँ, वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, एक प्रकार से अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो डिफरेंस मीन्स क्या होगा, या कि एक पार्ट बड़ा होगा एक पार्ट छोटा होगा। अगर कोई भी चार्ज को फ्लो होना है, अगर कोई जैसे मान के लिए कोई बॉल है, इस बॉल को यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसके बीच में मुझे एक लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, एक हाई लेवल टू लो लेवल। पोटेंशियल डिफरेंस यही काम करता है। अगर मैं इस बॉल को सेम लेवल पे रखूँ, क्या मेरी बॉल फ्लोट करेगी? क्या नहीं करेगी, है ना। तो मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही तेज़ मेरी बॉल फ्लो करेगी। वैसे ही चार्ज के साथ होता है, अगर चार्ज में जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से वो चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही तेज़ी से मेरा चार्ज फ्लो होगा। अब जैसे ही हम जिसको डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट लेकिन हम उसको थोड़ा सा रीड करते हैं और समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ वर्क डन it's a work done to bring a unit positive charge from infinity at any point against electric field। कोई भी एक यूनिट एक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, एक वर्क डन है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके आ रहा है एक पॉइंट पर अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान के लिए कोई एक चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी वाली लोकेशन पे है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव चार्ज है क्यों मान लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो इस वर्क डन को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। यही डेफिनेशन बता रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या होता है, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रहती है यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है चार्ज इन्फिनिटी पे। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आया, ठीक है, लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको आने से रोकेगी, इसको आने से फ्लो रोकेगी। तो यही लिखा गया है, इट इज़ अ वर्क डन फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट आने पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको लेके आएंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पूरा वर्क हुआ है एक हाई लेवल से एक लो लेवल से हाई लेवल पे जा रहे हैं, है ना, एक हाई लेवल से लो लेवल पे जा रहे हैं, तो अपन को वो ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज,
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना इन्फिनिटी से, और टोटल जो वर्क हुआ है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और जिसकी यूनिट रहती है वो क्या होती है, वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए, वोल्टेज की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझोगे। इसको थोड़ा सा आप वापस रिपीट करके देखना, आप इसको ज़रूर समझोगे। इसको पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, वोल्ट। अब जैसे कि इसकी एक और जो यूनिट होती है वो हो सकती है क्या, W इज टू वर्क। वर्क क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट जूल होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट में देखा जाए तो कूलॉम होती है। वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलॉम। तो इसकी एक और यूनिट क्या हो सकती है, जूल पर कूलॉम। कभी कभार क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलॉम होती है। तो आप इसका मेन क्या बताया आपको, फॉर्मूला इसको रिपीट करना है। फॉर्मूला याद रखो, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन क्यू। क्योंकि चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का यही मतलब है कि अगर मैं कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके आया, क्योंकि इन्फिनिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। अभी क्या हो रहा है, मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लेके आ रहा हूँ, तो जिससे क्या होता है, ये टोटल वर्क हो रहा है उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कोई बॉल को फ्लो होने के लिए एक लो लेवल, एक हाई लेवल टू लो लेवल होना चाहिए, तभी वो चीज़ आप इसको क्लियर कर पाओगे। समझे, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। अब आते हैं हम, EMF एक वर्ड होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, कोई फोर्स होगी, ये कोई फोर्स नहीं है मेरे भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस का बड़ा भाई है। इसमें जितना बड़ा, इसमें मतलब ये क्या है, चार्ज को फ्लो होने में सपोर्ट करता है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, EMF है क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू EMF, और चार्ज को फ्लो होने में हेल्प करता है। हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं, दोनों की मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, दोनों को समझा रहा हूँ। आप अगर आप इन सबको देख सकते हैं तो ठीक है। EMF कुछ भी नहीं है, एक फोर्स इतना दिखता है, बट लेकिन क्या है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी को ही पूछेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, EMF। EMF की यूनिट भी क्या होती है, अगर कोई दूसरी चीज़ होती, फोर्स होती, तो इसकी यूनिट क्या होती, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती, बट लेकिन ये फोर्स नहीं है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हुई, वोल्ट। इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट है मेरे भाई, आप इसको जानो समझो। इसकी यूनिट भाई EMF फोर्स है, कोई फोर्स है, फोर्स है, फोर्स है, कोई हेल्प भाई, तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन से बनती है, बट लेकिन इसकी यूनिट वोल्ट क्यों दी गई है फिजिशियंस में, क्यों दी गई, इसकी फिजिशियन क्यों ने इसकी दी गई, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं EMF। आपको कुछ नया समझ में आया होगा, यही मेरा काम है। अब कोई भी सर्किट है, ये एक सर्किट है, इसमें R रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, E बैटरी है, ठीक है। अब बैटरी है तो इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, E इज इक्वल टू I स्मॉल r एंड कैपिटल R का सम। कैसे, जो करंट I है वो कैपिटल R मीन्स IR में भी जाएगा, और जो उसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उस IR में भी जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। इंटरनल रेजिस्टेंस का सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है,
कोई भी नॉर्मल बैटरी में, कोई भी नॉर्मल चीज़ है, तो आप इसको ऐसे इसमें शो कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ये क्या है, मान लो बैटरी है 12 वोल्ट की, इसी को मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है कितनी, 0.5, और कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 5.5 ओम, ठीक है। ये रहा 5.5 ओम दी गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें निकालना है करंट की वैल्यू निकालना है, करंट कितना हुआ। तो बेसिक पता है क्या है, इंटरनल वोल्टेज अपन को ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ई की वैल्यू कितनी दी गई है, ई की वैल्यू 12 दी गई है, आई निकालना है तो आई यही रहने दो, स्मॉल आर 5.5 प्लस 0.5 तो यानी 6 हो गया, और इज इक्वल टू 12। तो सॉल्व करता हूँ तो देन कितनी वैल्यू आती है, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 2 एम्पियर। ऐसे करके बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के लिए, वही 1 मार्क्स के लिए। अगर बच्चे के पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो हमेशा चैट नहीं, बॉट यानी चैट जीपीटी जो सब चीज़ें हैं, और ये जो पेपर जैसे बन रहे हैं उसके लेकर इससे ये क्वेश्चन बेसिक से पूछे गए, क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर आपने बेसिक्स क्लियर नहीं है ना इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर, तो अपन बहुत सी चीज़ें मतलब मिस कर देंगे कि अब क्या ट्रांसफॉर्मर में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आ गई तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। हमें समझना ज़रूरी है, यहीं से समझना है, किसी भी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो गिवन कैसा दिया रहता है, और तो हमने इसमें समझा। अब आते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज अपन पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा टॉपिक नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में हम देखते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार से इसकी दूसरी चीज़ समझते हैं जो हम सर्किट में यूज़ करते हैं। सर्किट में हम जो यूज़ करते हैं कैसे, ए बी, ठीक है, लाइन, उसमें आर रेजिस्टेंस है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका दोनों के बीच का वोल्टेज मान लेता हूँ वी ए एंड बी बी। वी ए कितना है, वी एंड बी बी, तो अब इन दोनों के बीच में मैं चेक करूँगा कि अगर वी ए इक्वल टू वी बी है, वी ए इक्वल टू वी बी है, तो करंट कितना होगा। और अगर वी ए इक्वल टू वी बी से बड़ा है तो करंट क्या होगा। और अगर वी ए वी बी से छोटा है तो करंट क्या होगा। ये तीनों चीज़ें, तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसे एक, अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस पर ये लेता हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप का केस भी यही है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप का केस भी यही है। वोल्टेज ड्रॉप का क्या होगा भी देखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप का केस यही चल रहा है। आई इज इक्वल टू क्या होगा, अगर दोनों बराबर है तो भाई मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके में क्या होगा, वो चार्ज फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो चार्ज फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो मुझे चार्ज फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना। तो भाई अब ये दोनों बराबर हैं तो मीन्स क्या होगा, करंट की वैल्यू 0 होगी। अगर वी ए वी बी से बड़ा है, अगर ये वी ए है, मतलब ये वी ए है और वी बी है, तो करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसा। तो वी ए माइनस वी बी अपॉन में आर, ठीक है। और अगर मैं वी बी बड़ा है तो वी बी माइनस वी ए अपॉन आर। ये हमने बेसिक की चीज़ समझी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
समझे, करंट की वैल्यू निकालना, क्योंकि हम जब KCL लगाएंगे, केल्विन्स करंट लॉ लगाएंगे, तब हमें ये करंट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ये KCL में काम आएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? अब आते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? V इजिकल टू IR। हमने इधर पे क्या निकाला, वोल्टेज क्या है पता करा, अब हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, V इजिकल टू IR। V इजिकल टू IR, ये फॉर्मूला वोल्टेज ड्रॉप का है, जो हम ओम्स लॉ में आगे चल के प्रूव करेंगे, आगे चल के ओम्स लॉ के प्रूव करेंगे। और एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, जो इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वोल्टेज है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट ही होगी। अब मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ कि EMF तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो थोड़ा सा मैं एक चार्ट समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा डिफरेंस देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आए। EMF पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? EMF क्या है? सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज है तो करंट क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस है तो करंट जीरो नहीं होता, याद रखो। करंट फ्लो के समय 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या है, अगर करंट फ्लो होगा कब होगा, जब 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस होगा। दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस होगा, तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस में यही है, अगर कोई ऊपर नीचे तभी हो पाएगा 2 पॉइंट्स के बीच में। इसमें क्या है, मैक्सिमम सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज। अब जो EMF रहता है पूरे सर्किट में डिफाइन होता है, पूरे सर्किट में डिफाइन होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए, ओनली 2 पॉइंट्स के लिए भाई, V एंड V के लिए बस। अब अगर EMF की बात ये भाई, ये बैटरी वाला साइन दिखता है ना भाई, पूरे के लिए डिफाइन है ना, मैक्सिमम। अब समझो ये पूरे के लिए डिफाइन है, और पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 1-2 पॉइंट्स के बीच में डिफाइन है। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट इंक्लूडिंग। इसमें होता है इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, का इफेक्ट इसमें दिखता है। और इसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे भी वोल्टेज ड्रॉप है भाई, सीधा R पता है, रेजिस्टेंस निकालिए सीधा, उसमें सिंगल जो इसमें दिया गया है भाई R है, उसी में सिर्फ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे वोल्टेज वापस आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पे वोल्टेज वापस। इंस्टेंटेनियस के लिए कुछ टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस मतलब कुछ टाइम के लिए ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में 3 पॉइंट अब हमने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट से क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। SSC में ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज, करंट की वैल्यू 0 होती है, और करंट फ्लो में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में
करंट फ्लो अगर होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं है तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, अगर इसमें करंट फ्लो है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मीन्स क्या, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा। इसमें क्या पूरे सर्किट को डिफाइन करता है, इसमें से दो सर्किट के लिए डिफाइन होता है, ये दो पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, दो पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। अब इसमें सिर्फ जो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर भी रहता है और कैपिटल आर भी होता है। डायग्राम में आप समझ लो, स्मॉल आर भी होता है, इसमें कैपिटल आर की ये ड्रॉप होता है, दोनों में ड्रॉप होता है। इसमें इंस्टेंटेनियस जो एक ही टाइम पे भाई ड्रॉप हो रहा है वही हो रहा है, सर्किट में जो दिया गया है वही ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ये अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अपन थोड़े से कुछ बेसिक सी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वो देखा होगा, दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालना है, क्वेश्चन आता है भैया, कोई Q1 चार्ज है कोई Q2 चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस मान लो, उसको डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पे रखा है, तो मुझे फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में डी है, सर डी का स्क्वायर। 4 एप्सिलॉन नॉट आर Q1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब आते हैं हम वोल्टेज, फोर्स का पढ़ लिया, तो इसका जो यूनिट होगी वो बता देता हूँ, न्यूटन होगी। मैं आपको और क्या अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें। अपन ने पढ़ लिया है चार्ज, करंट पढ़ लिया है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है, ईएमएफ पढ़ लिया है। ठीक है, ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली हैं। अब मैं आपको एक रेजिस्टेंस के पार्ट पे आते हैं। अब रेजिस्टेंस के पार्ट पे आता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है, रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है जो क्या करंट के फ्लो को अपोज करता है, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। सॉरी मैं जल्दबाजी लिख रहा हूँ, अपोज करता है, अपोज करता है। करंट के फ्लो को जो अपोज करेगा उसे क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का बेसिक जो होता है फॉर्मूला ड्राइव करते हैं L अपॉन ए के रूप में, ए के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। आर इज इक्वल आर डायरेक्टली इक्वल टू दी L अपॉन ए। अगर अब अपन जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको ऐसे 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 पॉइंट्स चीज़ें बताऊंगा कि माइंड खोल देगा। आर इज इक्वल आर डायरेक्टली इक्वल टू L अपॉन ए के बराबर। अगर क्या रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करेगी, डायरेक्टली इक्वल टू L और A। मैं आपको चीज़ें जो मुझे बता रहा हूँ आप समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसको अगर हटाता हूँ तो एक क्या बनता है, रो बनता है L अपॉन A। ठीक है, ये क्या है जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टिविटी। L मीन्स क्या है, लेंथ है, A मीन्स क्या है, एरिया है, R मीन्स क्या है, रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूले से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब
फॉर्मूला है जो कि R इजिकल टू रो L अपॉन ए। इसकी जो यूनिट रहती है, इसकी जो यूनिट है उसे कहते हैं ओम। क्या है इसकी यूनिट? ओम। क्या है यूनिट? ओम। मैं आता हूँ रेजिस्टेंस के पास। जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या बताई मैंने? ओम। ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। और रेजिस्टिविटी इसको से रो से डिनोट करता है। इसकी जो यूनिट है ओम मीटर। क्या है यूनिट इसकी? ओम मीटर। ओम मीटर। जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है, वो किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस भी इस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर्मूले के अनुसार, तो ये भी चीज़ें इफेक्ट करेंगे, ये फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करेंगे कि टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है क्या? रेजिस्टिविटी। और दूसरी चीज़, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी को। अब मैं आता हूँ इस पर रेजिस्टिविटी के थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को रिलेटेड, कुछ समझने के रिलेटेड क्या है। अगर मेरा क्या रेजिस्टेंस है, मेरा रेजिस्टेंस, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये जो बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं। मैक्सिमम मतलब अभी तक देखा जाए एसएससी में कम से कम इसके 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। वो भी कैसे फॉर्म में कि रिटन फॉर्म में रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहते हैं। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी है ये। और मुझे भी बहुत टाइम बाद ये चीज़ समझ में आई कि भाई फॉर्मूला था, मुझे रट लिया मैंने फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला हमेशा काम नहीं आता। फॉर्मूले को डीपली समझना ज़रूरी है कि क्यों फॉर्मूला हम इसको यूज़ करते हैं। भाई क्या है भाई फॉर्मूला है तो क्यों है, इसको देखते हैं अपन। अगर रेजिस्टेंस क्या है, ये इस रेजिस्टेंस क्या है, ये इसको मैं छोटा नहीं एक काम बताऊँ। ये क्या है अपने इसी क्वेश्चंस कैसे आते हैं बता रहा हूँ। अगर जो लेंथ है, इसकी लेंथ को अगर दुगना कर दूं तो एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है। लेंथ को दुगना कर दूं तो एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं लेंथ को, पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक काम करें, अपन जो लेंथ होगी इसको मैं मान लूँ एक्स, मैथ्स के टर्म में अपन समझने की कोशिश करते हैं। और जो एरिया है वो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर मान लूँ, ठीक है। एक्स का स्क्वायर मान लेता हूँ। एरिया लेंथ एक्स है तो इसका एरिया एक्स का स्क्वायर है। लेंथ क्या हो रही है, इसका फॉर्मूला कहता है आर इजिकल टू एल अपॉन ए, है ना। अब जो लेंथ है वो कितनी हो गई अपनी, दुगनी हो गई है, तो 2x। और एरिया कितना हो गया है, एरिया पहले कितना था, x था, अब हो गया है एरिया कितना था, x का स्क्वायर था। तो अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर था एरिया, लेंथ पहले की नहीं पता, रेजिस्टेंस नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे। तो x को मैं x से काटा तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, दुगना हो गया ना। रेजिस्टेंस क्या हो गया दिख रहा है अपन को यहीं पे, ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अपन को यही फॉर्मूला में दिख रहा है कि भाई क्या होगा, एरिया नहीं पता चल रहा, लेकिन क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस दुगना हो रहा है।
अगर रेजिस्टेंस दुगना हुआ और एरिया इतना ही रहा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो 1-2 मिनट एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में अभी नहीं आई है तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ। एक मैथ्स के टर्मिनोलॉजी में अपन चीज़ समझते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, मान लेता हूँ L इंटू एरिया, ठीक है। वॉल्यूम ये जो लंबाई है इंटू इसका ए कर दूंगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि लेंथ कितनी है, मेरी लेंथ कितनी है 2x हो गई है, और एरिया कितना है नहीं पता, तो एरिया ए है, ठीक है, नहीं पता। और जो पहले जो जितनी है सॉरी इनिशियल नहीं है, इसका इनिशियल केस बता रहा हूँ। इनिशियल केस में क्या है अपना वॉल्यूम देखो तो L इंटू ए है, तो लेंथ कितनी थी मेरी x थी, और एरिया कितना था मेरा x का स्क्वायर है। ये इनिशियल केस है, ये हमने माना है इनिशियल केस। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा x का क्यूब, वॉल्यूम कितना हो जाएगा x का क्यूब। तो अगर मेरे पास मुझे एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन L कर दूंगा, वॉल्यूम अपॉन L कर दूंगा तो एरिया निकल जाएगा। तो वॉल्यूम मेरे पास पहले कितना गिवन है x3 था, और अब एरिया कितना है मेरे पास, एरिया कितना है सॉरी लेंथ कितनी है, लेंथ बढ़ गई मेरी 2x, तो ये कटा तो यानी कितना हो गया 1/2 हो गया एरिया। एरिया कितना हो गया 1/2 हो गया। अगर लेंथ जितनी बढ़ती है दुगनी होती है तो एरिया कितना हो गया 1/2 हो गया। मैं इसको और समझाता हूँ हाँ अच्छी डिटेल से, एक और चीज़ समझता इसके बारे में। अगर किसी भी रेजिस्टेंस की लेंथ 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें एरिया क्या हो जाएगा, उसके एरिया में क्या बदलाव आएगा और रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा, दोनों में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो उसमें समझ में नहीं आया है उसमें समझ में ज़रूर आ जाएगा, मेरा मानना ये है। तो मैं इस वॉल्यूम फॉर्मूले से आप समझने की कोशिश करो, मैं बेसिक मैथ से समझा रहा हूँ। तो वॉल्यूम इंटू लेंथ इंटू एरिया होता है। तो रेजिस्टेंस का अगर मैं वॉल्यूम देखता हूँ क्या होगा, पहले का L लेंथ होगी, एरिया कितना होगा x का स्क्वायर, तो यानी वॉल्यूम कितना हो गया x का क्यूब। अब क्या हो गया, जो वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है जो अपन को गिवन दिया गया है। इसमें लेंथ कितनी हो गई, वॉल्यूम तो अपन को पता है, निकालना क्या है एरिया, तो क्या जाता है वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो वॉल्यूम कितना है x का क्यूब, और एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया निकलेगा कैसे लेंथ को पुट करने पे। लेंथ कितनी हो गई अपनी 3x हो गई, तो x कटा तो बचा गया ऊपर x का स्क्वायर अपॉन में 3, तो एरिया कितनी हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर लेंथ 3 गुना बढ़ रही है, लेंथ 3 गुना बढ़ रही है तो एरिया कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर एरिया 1/3 हो गया तो रेजिस्टेंस में देखते हैं L अपॉन ए। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 3x, अब एरिया कितना हो गया x का स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू अपॉन में 3 आएगा, तो ये 3 ऊपर जाएगा